गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ेंगे अपन क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। चैप्टर अपन पार्ट थर्ड आ जाएगा। चैप्टर थर्ड है और वीडियो आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा। वीडियो फोर्थ आ जाएगा अपने पास में, चैप्टर फोर्थ अपने पास में और ये वीडियो भी फोर्थ आ जाएगा अपने पास में। आज अपन पढ़ेंगे जलवायु पढ़ रहे थे अपन कि जलवायु किस प्रकार किसे कहते हैं और जब अपने इस पास में जलवायु में मौसम में क्या अंतर होता है। तो देखिए, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है। मौसम क्या होती है? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है, जबकि जलवायु का तात्पर्य होता है अपने पास अधिकाधिक लंबे समय तक होने वाली मौसमी दशाओं का जो औसत है, लंबे समय तक चलने वाली मौसमी दशाओं का जो औसत होता है वो अपने पास जलवायु कहलाती है। मौसम जल्दी जल्दी बदल जाता है, लेकिन जलवायु दीर्घकाल के लिए होती है। जलवायु क्या होती है? दीर्घकाल के लिए होती है, जो लंबे समय के लिए चलती है। लंबे समय चलने वाली और जलवायु परिवर्तन अगर हो भी जाती है तो उसको 50-60 साल के बाद ही हम परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि मौसम प्रतिदिन भी बदल सकता है, प्रति सप्ताह भी बदल सकता है। इस प्रकार मौसम में और जलवायु में सामान्य अंतर होता है। इसके बाद अपन पढ़ रहे थे कि अपन बात जलवायु का पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपन मानसून का आरंभ, यानी मानसून का आरंभ किस प्रकार से होता है और ये किस प्रकार से क्रिया करता है। मानसून कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से चलता है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मानसून का प्रारंभ बिंदु भारत में किस प्रकार से बनते हैं और भारत में मानसून बनने के दो अपने पास क्षेत्रीय हैं, अरब सागरीय मानसून और बंगाल खाड़ी का मानसून। इन दोनों क्षेत्र से ही भारत के अंदर वर्षा होती है। अब जानने की बात यह है कि मानसून जो बनता है उसे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है, मैंने कल भी बताया था आपको, अतिवृष्टि क्षेत्र और एक होती है छायावृष्टि क्षेत्र। ये दोनों मानसून के द्वारा ही होते हैं। और कभी कभी अपन से ये भी पूछ जाता है कि मानसून में कितने प्रतिशत वर्षा होती है और ये कब होता है। तो ग्रीष्मकाल के अंदर जो वर्षा होती है उसे मानसून कहते हैं, जिनके 4 महीने होते हैं, जिसे हम चौमासा भी कहते हैं। और इस मौसम में जो वर्षा प्राप्त होती है वो 90% वर्षा में प्राप्त होती है। कितनी होती है अपने पास में? 90% वर्षा प्राप्त होती है, जिन्हें मानसून के नाम से जाना जाता है। और शरत काल के अंदर, शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है हम उसे माउट के नाम से जानते हैं, जो कि 10% वर्षा होती है। इस प्रकार ये जानने के बाद में अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बोले थे, अतिवृष्टि और छायावृष्टि प्रदेश किसे कहते हैं। अतिवृष्टि और छायावृष्टि प्रदेश किसे कहते हैं, ये कब क्रिया होती है? ये दोनों मानसून के आधार पर क्रिया होती है। हमारे पास मानसून बनने के 2 क्षेत्र हैं। एक तो है अरब सागरीय मानसून और एक है बंगाल खाड़ी का मानसून। अरब सागरीय मानसून से जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है वो अतिवृष्टि प्रदेश कहलाते हैं, बहुत तेज सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। जबकि जिस मानसून से जहां पर वर्षा नहीं होती है, बहुत कम वर्षा होती है या 25 सेंटीमीटर तक या उससे भी कम वर्षा हो जाती है, तो उसे हम वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। छाया वृष्टि प्रदेश भी कह सकते हैं और वृष्टि प्रदेश भी वृष्टि छाया प्रदेश भी कह सकते हैं। तो जिन क्षेत्रों मानसून से जहां वर्षा कम होती है, बहुत कम यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, उसे छाया वृष्टि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मानसून में से अगर नंबर छोटे प्रश्न आता है तो मानसून, मावट, अतिवृष्टि, छायावृष्टि, इनमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब याद रखें, अतिवृष्टि किसे कहते हैं? जहां 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छायावृष्टि किसे कहते हैं? जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये तो आगे मानसून की प्रतिक्रियाएं, जिनसे कुछ क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब मानसून का प्रारंभ होता है, देखिए 19वीं सदी के अंत में व्याख्या की गई कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विविध तापमान ही मानसून पवनों को उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। जब गर्मी ऋतु होती है तो तापमान बहुत तेज होता है, जिससे महासागरों का पानी गर्म होने लग जाता है। और जैसे गर्म होगा महासागर, गर्म हवाएं उठती हैं, जिससे पानी ठंडा गर्म हो जाएगा और वाष्पन की क्रिया ऊपर उठेगी और वो उठेगी। उस समय वो ठंडी होती है क्योंकि पानी होता है, और वो पानी ठंडी हवाएं जाएगी गर्म हवा की। और मैंने आपको कल बताया था कि महासागरीय जो हवाएं होती हैं वो अपने पास इस प्रकार से क्रिया करती हैं। अपने पास इधर अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी है, खाड़ी है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु अपने पास, ऋतु कौन से? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म काल अपने पास
और किसका तापमान कितना हो जाता है 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान पड़ जाता है, उस समय महासागर का पानी क्या हो जाता है गर्म होगा, और गर्म होने के बाद में क्या होगा ये ऊपर की ओर उठता है और ये जाएगा अपनी विपरीत दिशा की ओर। किधर जाएगा? अपनी विपरीत दिशा की ओर जाएगा, यानी स्थल से जल से स्थल दिशा की ओर जाएगा। जल समीर जाएगी स्थल दिशा की स्थल की ओर और स्थल समीर जाएगी जल समीर की ओर। तो देखिए यहाँ से हवाएं जाएगी वो इस प्रकार स्थल समीर की ओर जाएगी, इन्हें अपन जलीय समीर कहते हैं। यानी जलीय भाग से जो हवाएं बन रही हैं, ठंडी हवाएं बन रही हैं, वो हमें अपन जाएगी विपरीत दिशा की ओर जाएगी और गर्म हवा की ओर जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल है। यहाँ पे स्थल मंडल में जो हवाएं होगी वो गर्म होगी, क्योंकि तापमान यहाँ पर तेज बढ़ रहा है। यहाँ पर जो वाष्प क्रिया बन रही है वो इधर आएगी। जैसे ही आपस में मिलती हैं, जैसे ही आपस में मिलती हैं, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर संघनन क्रिया होने लग जाती है। संघनन क्रिया का मतलब होता है वर्षा होना। गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती हैं, गर्म और ठंडी हवा जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के मध्य में क्या हो जाती है संघनन क्रिया होती है, और संघनन क्रिया ही वर्षा करने में सहायक होती है। संघनन क्रिया, ये क्रिया ही वर्षा करने में सहायक होती है। और उन्हीं क्षेत्रों में मानसून की प्रथम क्रिया जहां मिलती है उन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होने लग जाती है, जिसे वृष्टि अपने पास है अतिवृष्टि प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर वर्षा होने लग जाती है। तो उपमहाद्वीप की ओर चलने के कारण मन क्या करता है, अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमकता है, अप्रैल और मई के दिनों के अंदर जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा पड़ता है तो तापमान बहुत तेज बढ़ जाता है और हिंद महासागर से उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। और हिमालय अपने नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर के ऊपर कौन सा है? भारत है। तो उत्तर में भारत हो गया, तो ऊपर में जो भारत के जो स्थल मंडल है वो बहुत गर्म हो जाता है, जिससे ये महासागर मानसून बनने के लिए तैयार हो जाता है अपने पास। देखिए गर्म हो जाता है, अतः इसके परिणामस्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। पश्चिम और पूर्वी भाग में एक गहन न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे भूखंड की दिशा दक्षिण दिशा में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है और निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार से होता हुआ ये दिशाओं में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है और उत्तर की ओर हिंद महासागर यहाँ पर गर्म होता है और जैसे गर्म होगा ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक तो पश्चिम की ओर, एक जाएगा पूर्व की ओर, दोनों से हवाएं बनेगी और बनने के बाद में ये अपने स्थल मंडल की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है। यहीं से अपने 15 जून तक अपना मानसून भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। दक्षिणी पूर्वी मानसून हवाओं को सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विकसित होता है, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विकसित हो जाता है। देखिए इसे भारत को बार बार उपमहाद्वीप का नाम दे रहे हैं, तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं ये आपको मैंने कल बताया था कि भारत जिस प्रकार एक महाद्वीप में अनेक देश होते हैं और वहाँ पर भौगोलिक और धार्मिक क्रियाओं में विभिन्नता पाई जाती है, भाषा विभिन्नता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को हम महाद्वीप अपने देश कहते हैं। लेकिन भारत के अंदर एक भारत में उस महाद्वीप की जितनी विभिन्नताएं हैं वो एक भारत के अंदर ही पाई जाती हैं। इसलिए डॉक्टर ट्रेंस ने भारत को